जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 10 अप्रैल 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 10 अप्रैल को। तो अब आपके माइंड में एक सवाल भी होगा कि होम्योपैथी क्या है। तो होम्योपैथी एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति होती है जिसमें रोगों का उपचार किया जाता है। इसमें पौधों, जंतुओं और खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके माध्यम से रोगों का उपचार होता है। दोस्तों, ये जो होम्योपैथी होती है इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन इसमें जो रोगों का उपचार है वो बहुत धीरे धीरे होता है, यानी इसमें आराम बहुत धीरे धीरे लगता है। ठीक है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये 10 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो होम्योपैथी के जो जनक हैं क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, तो इनका जन्म दिवस होता है 10 अप्रैल को, इसलिए होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात और याद रखिएगा कि होम्योपैथी के जनक कौन है? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। ये जर्मनी के थे। 1755 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 10 अप्रैल को। 2026 की थीम क्या है इस दिवस की? होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। तो ये थीम भी आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक डे की बात हुई है, दिवस की बात हुई है, तो अप्रैल माह की कुछ इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं। तो 1 अप्रैल को ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि ओडिशा को हम उत्कल भी बोलते हैं, इसलिए इसे उत्कल दिवस भी बोला जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। वहीं पर 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को अभी बताया ही है कि विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है या वर्ल्ड लीवर डे। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और 28 अप्रैल को काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल या यूनियन कैबिनेट ने किस स्टेट में कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है या कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक नई जल विद्युत परियोजना शुरू की जाएगी जिसका नाम होगा कलाई सेकेंड जल विद्युत परियोजना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में ये निर्णय लिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में जो लोहित नदी है उस पर 1200 मेगावाट की कलाई जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना का जो खर्चा होगा या जो इसकी लागत होगी वो 14,105.83 करोड़ रुपए की लागत होगी। 78 महीने में इस पूरे प्रोजेक्ट को किया जाएगा। और इसको कौन डेवलप कर रहा है, यानी कि इस जल विद्युत परियोजना को डेवलप कौन कर रहा है? THDC इंडिया लिमिटेड। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। तो कलाई सेकेंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी किस राज्य में दी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये किस नदी पर है? लोहित नदी पर। नदी आपको जरूर याद रखना है, लोहित नदी पर ये जल विद्युत परियोजना
बनाई जा रही है। भारत की कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं देख लेते हैं। तो जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है ये उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पर है। कोयना जल विद्युत परियोजना कोयना नदी पर है और ये महाराष्ट्र में है। भाखड़ा नंगल परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है। और नाथपा झाकड़ी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में है, ये सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो ये गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है। श्री सैलम जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर है। और सिवाना समुद्र परियोजना कर्नाटका में है, कावेरी नदी पर है। इडुक्की परियोजना केरल में है, पेरियार नदी पर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो इडुक्की परियोजना है ये किस राज्य में है और किस नदी पर है, तो ये केरल राज्य में है और पेरियार नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना ये आंध्र प्रदेश में है और ये कृष्णा नदी पर है। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप मार्च 2026 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है वो आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको हमारा जो स्टडी कर का ऐप है ये इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी कर सर्च करेंगे तो ऐप मिल जाएगा। और जब आप ऐप पर जाएंगे और ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको ये ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप जरूर प्राप्त करिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो दोस्तों, जो साइक्लोन अभ्यास है ये भारत और इजिप्ट के बीच आयोजित किया जाता है। हर साल इसका आयोजन होता है। अभी 3-4 साल ही हुए हैं, तो 2026 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये अभ्यास आयोजित होता है। इस बार इसका चौथा संस्करण हो रहा है और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? इजिप्ट में ही किया जा रहा है। तो इजिप्ट में जो अनसास नामक स्थान है वहाँ पर इसका आयोजन होगा 9 से 17 अप्रैल के बीच में। तो इसमें भारतीय सेना का जो विशेष बल है वो शामिल होगा और जो मिस्र की सेना के जो कमांडो हैं वो इसमें शामिल होंगे। साइक्लोन अभ्यास का जो पहला संस्करण था या फर्स्ट एडिशन था ये 2023 में हुआ था और इसका जो पहला संस्करण था ये भारत में ही आयोजित किया गया था। तो एक बार इसका आयोजन भारत में होता है, उसके अगले साल इजिप्ट में होता है। तो इस साल इजिप्ट में हो रहा है। जो पिछला संस्करण था 2025 वाला ये राजस्थान में हुआ था। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में सी ड्रैगन अभ्यास आयोजित किया गया है अमेरिका में और ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। IONS IMX 2026 का जो आयोजन है ये कोच्चि में हुआ है। समुद्री युद्ध टैंक केंद्र में इसका आयोजन हुआ है और इसमें IONS के जो 12 सदस्य हैं वो शामिल हुए थे। भारत भी इसमें शामिल हुआ था। इसमें बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, तिमोर लेस्टे ये सभी देश इसमें शामिल हुए थे। फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज की बात करें तो ये साउथ कोरिया में हुई है और अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में इसका आयोजन हुआ था। लामेती अभ्यास सेशेल्स में हुआ था और भारत और सेशेल्स के बीच में। वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन पोखरण राजस्थान में हुआ है हाल ही में। भारतीय वायुसेना ने इसका आयोजन किया है। और वज्र प्रहार अभ्यास ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था भारत अमेरिका के बीच। धर्म गार्जियन अभ्यास 2026 चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है भारत और जापान के बीच में। तो ये हाल ही में हुई मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, इनको आप नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल फान वान जियांग किस देश के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो दोस्तों, वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री कौन बने हैं? जनरल फान वान जियांग। तो दोस्तों, उनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। तो 16वीं नेशनल असेंबली के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। अभी वियतनाम के राष्ट्रपति भी बदले गए हैं। तो जो तो लाम है ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, वियतनाम की बात कर लेते हैं। तो हनोई इसकी राजधानी है। फाम मिन चिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और तो लाम यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो इसकी सीमा चाइना से लगती है, लाओस से लगती है और कंबोडिया से लगती है। यहाँ पर एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है मैकांग नदी। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। और ये है वियतनाम और इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साउथ चाइना सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में या एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय ग्रीको रोमन पहलवानों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारतीय पहलवानों ने, भारतीय रेसलर्स ने 5 मेडल जीते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ है। ठीक है, तो किर्गिस्तान में जो बिश्केक है वहां पर इसका आयोजन हुआ है। तो भारतीय पहलवानों ने कुल 5 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सिल्वर मेडल जीता है ललित और नितेश ने, ब्रॉन्ज मेडल सुनील कुमार, सचिन सहरावत और प्रिंस ने जीता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पायल नाग ने बैंकॉक में आयोजित 2026 विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार भारत डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित एथलीटों की सूची में 148 एथलीटों के साथ विश्व में टॉप पर है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेडल टैली में कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया है। इसने 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजंत सिंह ने हाल ही में संन्यास लिया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 कौन बनी है? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए मसौदा विधेयकों को कब मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 2026 को। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा जो महिला आरक्षण कानून बनाया गया है उसमें संशोधन के लिए कुछ ड्राफ्ट विधेयक तैयार किए गए हैं। तो इनको मंजूरी 8 अप्रैल 2026 को दी गई है। तो ये जो नए विधेयक लाए गए हैं इनका उद्देश्य लोकसभा और राज्य की विधानसभा में 2029 से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना। यानी 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे और फिर राज्य की विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करने के लिए ये संशोधन किए जा रहे हैं। और इन बिलों पर जो चर्चा होगी ये 16 से 18 अप्रैल 2026 के बीच में जो बैठक बुलाई गई है सदन की, उसमें ये चर्चा की जाएगी और इनको पारित भी किया जाएगा। देखिए, जो 3 विधेयक पेश किए जाएंगे उसमें संविधान 131वां संशोधन विधेयक होगा, परिसीमन विधेयक होगा। इसके अलावा विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने हेतु अलग से विधेयक होंगे। तो ये कुछ विधेयक आने वाले हैं आने वाले समय में, यानी 16 से 18 अप्रैल तक जो सदन चलेगा उसमें इन विधेयकों पर चर्चा होगी और इनको पारित भी किया जाएगा। देखिए, जो अब भारत में लोकसभा की सीटें हैं ये भी बढ़ेंगी। तो दोस्तों, 543 सीटों से बढ़कर के 816 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की, और इसमें से 273 जो सीटें होंगी ये महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और SC ST के लिए जो सीटें हैं वो भी आवंटित की जाएंगी। महिला आरक्षण विधेयक की बात करें तो इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बोला जाता है और यह भारत का 106वां संविधान संशोधन था। इसके तहत लोकसभा, राज्य की विधानसभा और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में 33% यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। यानी महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए ये विधेयक लाया गया था। इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम बोला जाता है। 2023 में आया था और इसके तहत 106वां संविधान संशोधन किया गया था। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये महिला आरक्षण से संबंधित है। यानी महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए ये संशोधन किया गया था। SC ST के लिए जो सीटें पहले से आरक्षित हैं उनमें भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए की जाएंगी, ये इसमें प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण बिल पहली बार 1996 में लाया गया था और फिर इसके बाद 98, 99, 2008 में पेश हुआ, लेकिन पास नहीं हो सका था। 2023 में ये संसद में पास हुआ और फिर राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई। इसके बाद ये कानून बन गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के 33वें सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव वापस लिया है? आंसर हो जाएगा 2028। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक प्रकार की संधि है
जो कि 1992 में हुई थी। ठीक है, और ये 1994 में लागू हुई थी। और इसके मेंबर्स जो हैं, यानी कि इसके जो सदस्य हैं या इसमें जो शामिल देश हैं, उनका हर साल सम्मेलन होता है जिसे कॉप बोला जाता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। तो 2028 में इसका 33वां संस्करण होने जा रहा था। भारत ने ये कहा था कि जो 33वां संस्करण है 2028 वाला, ये भारत में किया जाए। तो इसके लिए भारत ने 2023 में एक प्रस्ताव दिया था कि ये सम्मेलन भारत में किया जाए, लेकिन अब भारत ने ये प्रस्ताव वापस ले लिया है। यानी भारत का ये कहना है कि वो 2028 वाला जो सम्मेलन है वो अपने यहाँ आयोजित नहीं करवाएगा, वो प्रस्ताव ही वापस ले लिया है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1992 में इसे अपनाया गया था, 1994 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना। 198 इसके पक्ष हैं, यानी 198 पार्टी जिसमें शामिल हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस समझौता 2015 इसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत किए गए थे। देखिए, COP28 का जो आयोजन है ये 2023 में दुबई यूएई में हुआ था। COP29 का आयोजन 2024 में बाकू अजरबैजान में हुआ था। COP30 का आयोजन 2025 में बेलें ब्राज़ील में हुआ है। COP31 का आयोजन 2026 में अंताल्या तुर्की में होना है। और COP32 का आयोजन 2027 में आदिस अबाबा इथियोपिया में होना है। अब 2033 वाला जो COP33 है 2028 वाला, ये भारत में होना था। यानी इसके लिए भारत ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की नई विकास दर कितनी कर दी है? तो 6.6% कर दी है। यानी अब भारत की जो विकास दर होगी विश्व बैंक के अनुसार वो 6.6% की दर से होगी। पहले 6.3% थी, अब भारत की विकास दर 6.6% कर दी है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 4 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। 189 मेंबर हैं। मेंबर जरूर याद रखिएगा, 189 मेंबर हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, जिम व्हिटेकर किस देश के पर्वतारोही थे जिनका 7 अप्रैल को निधन हो गया है? तो वह अमेरिका के पर्वतारोही थे। उनका 7 अप्रैल 2026 को वाशिंगटन में निधन हो गया है। दोस्तों, उनके बारे में आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि 1 मई 1963 को वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे और वो पहले ऐसे अमेरिकी बने थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। इसके बाद 1978 में उन्होंने केटू पर्वत पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की थी। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं तो असम के फुटबॉलर गिलबर्टसन संगमा का निधन हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल के रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लियोनोव का निधन हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिना किदवई का निधन हुआ है। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है। बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हुआ है। रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का और यक्षगान कलाकार शूरी कुमेरू के गोविंद भट्ट का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया है। अब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। देखिए, सिक्किम राज्य के उत्तरी भाग में यानी उत्तरी सिक्किम में भारी भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हुआ है और वहां पर खराब मौसम है, जिसके कारण लगभग 1000 पर्यटक वहां पर फंस गए हैं। अब इन पर्यटकों को वापस लाने के लिए, वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन हिम सेतु। ठीक है, और ये जो लैंडस्लाइड हुआ है ये उत्तरी सिक्किम का जो लाचेन इलाका है यहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेशन मेगा बुरू की बात करें तो झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ ये चलाया गया था। ऑपरेशन स्वदेश ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व
जो है वो अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन थे? निकोलस मादुरो। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस की बात करें तो एनसीबी और दिल्ली पुलिस के द्वारा ड्रग्स सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन हॉक आई अमेरिकी सेना के द्वारा सीरिया के ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सागर बंधु की बात करें तो कुछ समय पहले चक्रवात दितवाह आया था जिसने श्रीलंका को प्रभावित किया था, तो उसमें मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। दोस्तों अब आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आपको यहां पर मिल जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए FEB 600 कूपन कोड यूज करना है। 3 साल की इसके वैलिडिटी है। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे, तो कॉम्बो पैक को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपको 4 से 5 चीजें एक साथ मिल जाती हैं। इसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स का कॉम्बो पैक भी आपको यहाँ पर मिलेगा। 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने का मंथली टेस्ट, 10,000 से अधिक GK GS की क्वेश्चन, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको ऐप पर मिल जाएगा। दोस्तों जब आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से आपकी रैंकिंग भी जारी की जाती है, तो आप रैंक को भी देख सकते हैं। जैसे 9 अप्रैल की बात करें तो बादल, प्राची, प्रतीक, हरीश, ओम प्रकाश, गौतम, दीप और राजन, संतोष और हिमांशु कुमार, ये टॉप 10 है। आपका नाम भी यहां पर हो सकता है, तो आप जरूर टेस्ट दीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको भी जाकर के प्राप्त कर लें। दोस्तों यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी गई है मार्च की, तो इसको आप जाकर के प्राप्त कर लें। और करंट अफेयर्स की जितनी भी ई बुक हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के प्रमुख घास के मैदान डिस्कस करेंगे। तो जो लानोस घास का मैदान है ये वेनेजुएला में पाया जाता है। कैटिंगा, सेराडो और कैंपोस ये ब्राज़ील में पाया जाता है। ब्राज़ील जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और वेनेजुएला भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दोस्तों पंपास की बात करें तो पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। सबाना की बात करें तो सबाना घास के मैदान जो हैं ये पूर्वी और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। बेल्ड पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स जो घास के मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड में और प्रेरी अमेरिका में पाए जाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में और स्टेपी पाए जाते हैं यूरोप और एशिया में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट घास के मैदान हैं, तो इनको आप नोट कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था जर्मनी, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जर्मनी बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और जो भी और ऑप्शन आपसे बने, मतलब जो भी और ऑप्शन पता हो वो आप बता सकते हैं जो आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों आप स्टडी करके जब ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है, तो ऐप पर GK GS की ये सभी ई बुक मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, लगभग 4,000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी।